Hey, hello everyone. A very warm welcome and a very pleasant morning to all my dear students. Here today, I am back with yet another session of your previous chapter, Golu Grows a Nose, of your supplementary book, An Alien Hand, chapter number 5. Students, I have already explained the lesson in online class, but still there are a few students who do not attend online classes. So, hence, I have made this video for them so that everyone can be benefited out of this. So let's start. The previous video was the reading part and this one is the explanation part. You all know that the chapter is written by the very famous writer Rudyard Kipling. Now let's go to the story. As I told you students that I have explained the story once, so in this video I will give you a brief explanation of the story. So let's start. Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose, as small as a boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? Now you can see the highlighted words in the portion of the slide. Bulgy means protruding, means bahar nikli hui. Wiggle means twist, means घुमाना. सो एक हाथी था जिसका नाम गोलू था और उसके पास कोई ट्रंक नहीं थी. उसकी बस एक बल्जी नोज हुआ करती थी, एक स्मॉल बूट की तरह मोटी सी एक नाक होती थी उसकी. और वो एक बेबी एलिफेंट था और वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह, जैसे हम बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ को जानने के लिए, वैसे ही वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, फुल ऑफ क्वेश्चंस था. उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, सवाल थे जिनके आंसर्स वो पाना चाहता था. तो वो अपने नेबर्स से यानी कि अन्य जानवरों से अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप करता था और जिनका उसे कोई जवाब नहीं मिलता था. सब लोग उसे नॉटी और बदमाश कहकर टाल देते थे, कोई भी उनके सवालों के जवाब नहीं देता था. एक बार उसने ऑस्ट्रिच से पूछा कि क्या तुम कभी उड़ नहीं सकती, तुम कभी उड़ती क्यों नहीं हो, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई. Then he asked his tall uncle, the giraffe, what makes your skin so spotty? He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? So you can see वो अलग अलग तरह तरह के क्वेश्चंस हर एनिमल से करता था. उसने जिराफ से पूछा कि तुम्हारी बॉडी इतनी स्पॉटी क्यों है, इसने इतने धब्बे दाग दाग क्यों हैं तुम्हारी बॉडी में. फिर उसने हिप्पोपोटामस से पूछा कि तुम्हारी आईज हमेशा रेड क्यों रहती हैं. फिर उसने अपने हेयरी अंकल बबून से यानी कि जो एक बियर था उससे पूछा कि मेलन्स मेलन्स की तरह टेस्ट क्यों करते हैं. सो स्पॉटी मीन्स डॉटेड, हेयरी मीन्स लॉन्ग हेयर्ड. सो हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग आपको नीचे रेड कलर में नज़र आएंगे विथ देयर मीनिंग्स. ओके, सो इस तरीके के वो क्वेश्चंस करता रहता था अपने अंकल आंटी यानी कि दूसरे एनिमल्स से. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. Yes, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था गोलू के प्रश्नों का. Golu is a naughty baby, they said. He asks such difficult questions. One day, Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The myna said, go to the banks of the great grassy Limpopo River and find out. So, हर कोई भी उसको उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता था. हर कोई यही बोल देता था कि गोलू इज़ अ नॉटी बेबी. वो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता है जिनके हम आंसर्स नहीं दे पाते हैं. तो एक दिन वो एक मायना बर्ड से मिला जो कि एक बुश पे बैठी हुई थी पेड़ पे. उसने जाकर उससे पूछा कि क्रोकोडाइल क्या डिनर खाता है. वॉट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. जिसका जवाब मायना भी नहीं दे पाई तो मायना ने पलट के उसे रिप्लाई किया कि वाई शुडंट यू गो योरसेल्फ एंड फाइंड आउट. तो तुम ही चले जाओ,
आपको मैं बता देता हूँ कि क्रोकोडाइल कहाँ मिलेगा. यू जस्ट गो एंड विजिट द क्रोकोडाइल एंड फाइंड आउट योर सेल्फ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. गो टू द ग्रासी लिम्पोपो रिवर और वहाँ आपको क्रोकोडाइल साक्षात मिल जाएगा और आपको उसके अपने प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा. जाओ खुद ही ढूंढ लो. Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozens bananas, and 25 melons, and then he said to his family, "Goodbye. I'm going to the great grassy Limpopo River. I'll find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. ओके तो गोलू अब घर जाता है और वहाँ से खूब सारा कुछ फ्रूट्स उठाता है, जैसे कि शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 50 मेलन्स. ऐसे खूब सारे फल उठा के चल देता है अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर कि मैं तो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ क्रोकोडाइल से मिलने और ये पता लगाने कि वो क्या खाता है डिनर में. मगर गोलू ने कभी भी उससे पहले क्रोकोडाइल को नहीं देखा था. उसे नहीं पता कि एक असली जीता जागता क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. इवन ही डिडंट नो हाउ डज अ क्रोकोडाइल लुक लाइक. ठीक है, मगर वो इनोसेंट था बहुत ही ज़्यादा. फिर भी अपनी नॉटीनेस और क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए अपनी फैमिली से गुड बाय बोल के चल देता है वो फ्रूट्स लेके. He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have?" The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. Uncoiled here means untwisted. Yes, the python used to twist his body round the branch of a tree. आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कैसे पाइथन जो है अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके रखता है, यानी कि लपेट के रखता है ट्री के ब्रांच पे. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉइल्ड. एंड उसको अनट्विस्ट करना यानी कि दोबारा से खोलना, बॉडी को लंबा करना, इज़ कॉल्ड अनकॉइल्ड और अनट्विस्टेड. ओके, जस्ट द अपोजिट. सो वो रास्ते में जब जाता है गोलू क्रोकोडाइल से मिलने, उसे जाते जाते एक पाइथन मिलता है रास्ते में. वो पाइथन से भी सेम सवाल करता है कि क्या तुमने कोई क्रोकोडाइल देखा है कभी, वो क्या खाता है, अच्छा बताना. बट पाइथन उसकी जवाब में कुछ नहीं बोलता. ही डिडंट रिप्लाई. वो चुप रहता है, बिल्कुल एकदम खामोश रहता है. पाइथन कोई रिप्लाई नहीं करता उसे. तो फिर गोलू क्या करता है, मगर पाइथन हाँ अपनी बॉडी को ज़रूर सीधा करके उतर के आता है नीचे की तरफ. गोलू पे अटेंशन ज़रूर देता है बट कोई रिप्लाई या कोई आंसर नहीं देता. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, गोलू पोलाइटली पाइथन को बाय बोल देता है, गुड बाय बोल देता है और उसको फिर से अपनी बॉडी को रोल डाउन करने में यानी कि ट्विस्ट करने में, दोबारा ब्रांच में लपेटने में हेल्प करता है. ठीक है, और फिर बोल के गुड बाय बोल के चला जाता है अपने रास्ते आगे, क्योंकि फिर उसे जब जवाब ही नहीं मिला तो वो रुकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करता. वो बिल्कुल डिटरमाइंड होता है कि नहीं, मुझे तो आज जाना ही है और मुझे क्रोकोडाइल से हर हाल में मिलना है और मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए. गोलू मूव्ड ऑन, eating sugar canes, bananas, and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. Winked. Winked means aankh matkana. It was really the crocodile who winked at him. Here you can see the highlighted word is winked. So above the meaning is given. "Excuse me," said Golu. "Have you ever seen a crocodile?" The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. "Come here, little one," said the crocodile. "Why do you ask such questions?" "I want to know." ओके, तो पाइथन तो गोलू की मदद नहीं कर पाता, तो गोलू आगे मूव ऑन कर जाता है और वो जो घर से अपने शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स लेकर आता है, ही जस्ट केप्ट ऑन ईटिंग देम ऑन द वे. ओके, जर्नी में वो इनको खाता रहता है. उसके बाद वो फ्यू डेज़ के बाद उस एज पे पहुंचता है, लिम्पोपो रिवर के बैंक में किनारे पहुंचता है. ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द ह्यूज वेट ऑफ एलिफेंट्स दे यूज टू वॉक वेरी स्लोली. वो बहुत धीरे धीरे, उनकी चाल, एलिफेंट्स की चाल बहुत धीमी होती है. उसके बाद वो फाइनली ही रीच्ड टू दैट रिवर बैंक एंड मेट
the crocodile. But he in at first he didn't able to recognize the crocodile because he haven't seen the crocodile before. उसने आज से पहले कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा होता, तो वो जाके देख तो मिल तो लेता है, बट वो पहचान नहीं पाता, रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि यही क्रोकोडाइल है सच्ची में. सो ही क्वेश्चन द सेम थिंग फ्रॉम द क्रोकोडाइल ऑल्सो. वो क्रोकोडाइल से भी सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है. तो क्रोकोडाइल इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है. ही फेल्ट वेरी स्ट्रेंज. ओके. और उसके बाद एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. उसके बाद वो क्या करता है, अपनी पलकें झपकाता है. ही विंक्ड हिज आइज ट्वाइस. और फिर गोलू को कहता है कि यस, तुम इस तरीके के सवाल क्यों पूछते हो. जस्ट कम हियर द लिटिल वंस. मेरे करीब आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें. तो वो पूछता है कि तुम ऐसे स्ट्रेंज स्ट्रेंज क्वेश्चंस हर एनिमल्स से क्यों पूछते रहते हो. तो गोलू रिप्लाइड कि बिकॉज आई वॉन्ट टू नो, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट सच थिंग्स, फॉर नोइंग सच थिंग्स. सो जस्ट आई वॉन्ट टू नो, so that's why I used to ask such questions from my uncle, aunt, the giraffe, the baboon, the hippopotamus and everyone जो हमने previously पढ़ा, जिनसे वो questions करता था. Come close, little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, you are the very person I was looking for. Please tell me, what do you have for dinner? Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. उसके बाद वो धीरे से कहता है कि I am the crocodile whom you are searching since the morning. तो वो कहता है कि मैं ही हूँ क्रोकोडाइल. और उसके बाद वो वही क्रोकोडाइल टीयर्स जो आप लोगों ने सुना ही होगा, मगरमच्छ के आंसू, वो बहाता है. और वो इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आई एम द क्रोकोडाइल. तो ये बात सुन के गोलू एक बार को तो अफ्रेड होता है, बट वो फिर बैठ जाता है बिकॉज ही वॉज वेरी इनोसेंट. और बेबी भी था वो, तो इसलिए वो बैठ जाता है और वो बोलता है कि दैट यू आर दैट क्रीचर हुम आई वॉज सर्चिंग फॉर सिंस द मॉर्निंग. तो तुम ही वो हो क्रीचर जिसकी तलाश में मैं सुबह से घूम रहा हूँ और अपनी फैमिली से दूर आया हूँ. सो प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट यू हैव फॉर डिनर. तो क्रोकोडाइल कहता है कि आओ मेरे और थोड़ा सा मेरे मुंह के करीब आओ, तो मैं तुम्हारे कानों में धीरे से विस्परिंग करके उस आंसर को बोलूँगा कि मैं क्या खाता हूँ डिनर में, या मैं आज क्या खाना चाहूँगा. Crocodile tears means an insincere show of sympathy or sadness. So this is the meaning of crocodile tears. And crocodiles were once thought to weep large tears before they ate their victims. Okay. सो क्रोकोडाइल यूजुअली क्या करते हैं, अपने थोड़ा सा टीयर्स बहाते हैं बिफोर वो किसी भी विक्टिम को, अपने किसी भी शिकार को खाने से पहले वो अपने ऐसे ही टीयर्स शेड करते हैं. टीयर्स शेड करना मीन्स रोना, आंसू बहाना. Golu put his head down close to the crocodile's snout, means nose, and the crocodile caught him by the nose. I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. Screamed means cried. And then Golu replied, let me go. You are hurting me, Mr. Crocodile, screamed Golu. अच्छा, उसके बाद वो जैसे ही, गोलू तो इनोसेंट है ही फॉर एवर, तो वो क्या करता है, क्रोकोडाइल की बात मान के उसके जस्ट नोज़ के सामने जाता है, क्योंकि उसको तो चाहिए अपने क्वेश्चन का. तो वो जाता है और क्रोकोडाइल क्या करता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसको उसकी नाक को कस के पकड़ लेता है अपने दांतों के बीच में. और फिर थोड़ा सा मज़े लेता है और कहता है कि क्यों ना, मैं सोच रहा हूँ आज एक बेबी एलिफेंट होने वाला है मेरा डिनर. टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. तो उसके बाद गोलू कहता है, अपने आप को खूब छुड़ाने की कोशिश करता है. ही ट्राइड टू एस्केप हिम फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स माउथ. और वो अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करता है और कहता है, लेट मी गो प्लीज़. ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग. स्क्रीमिंग मतलब दर्द भरी, दर्द से रोना. ठीक है. तो वो बोलता है कि प्लीज़ यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, लेट मी गो. ओके, उसे काफ़ी दर्द होता है. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. Golu sat back on his little haunches, backside legs. Haunches means backside leg, and pulled and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps. Sweeps means stroke
of his tail and he also pulled and pulled. अच्छा, अब पाइथन जो उसको क्रोकोडाइल गोलू को रास्ते में मिला था जब वो यहाँ पे आ रहा था ऑन द वे, तो पाइथन रियलाइज्ड दैट वेरी टाइम दैट द एलिफेंट इज़ वेरी इनोसेंट. ठीक है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाएगा. तो इसीलिए उसी दिन से ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन थ्रू आउट द वे. ठीक है, वो धीरे धीरे उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था उसने. और वो भी यहीं पे जहाँ पे बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, वहाँ पे गोलू के साथ आया हुआ था, मगर वो छुपके से था. ठीक है, बट अब जब वो देखता है कि गोलू अब मुसीबत में है एंड ही नीड्स हिज हेल्प द मोस्ट एट दिस टाइम, तो वो अब क्या करता है, वो अपने उस सीक्रेट जगह से निकलता है बाहर और वो गोलू को आइडिया देता है, बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जितना हो सके अपने आप को पीछे की तरफ पुल डाउन करो. अगर तुम अपने आप को पीछे की तरफ पुल डाउन नहीं करोगे तो वो तुमको श्योरली पानी में ड्रैग कर लेगा. ठीक है, तुमको पानी में धकेल के खींच लेगा. ठीक है, तो गोलू क्या करता है, अपने साइड लेग से पूरी पूरी जान लगा के कोशिश करता है. और हॉन्चेस मीन्स साइड लेग्स, उससे वो पुल डाउन करता है, अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश करता है. मगर वो जितनी कोशिश करता है वो उस दलदल वाले एरिया में फंस जाता है. ठीक है, उसके पैर मड में और ज़्यादा स्लिपरी फील करते हैं और आगे की तरफ हो जाते हैं. और क्रोकोडाइल भी इस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा लेता है. वो क्या करता है, और पानी से प्रहार करता है वो उस जगह पे, उस मडी एरिया में. और मड पे पानी डालो तो क्या होता है, फिर मड और ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है. तो वो क्या करता है, अपने टेल से और उछाल उछाल के पानी डालता है और उस एरिया को और ज़्यादा क्रीमी, एकदम मुलायम मक्खन जैसा बना देता है, ताकि उसको उस गोलू को ड्रैग करने में आसानी हो जाए. बिकॉज एलिफेंट की तो वैसे ही बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, अपने बॉडी वेट बैलेंस नहीं कर पाएगा और पानी की तरफ घिसता चला जाएगा. सो दैट वॉज बेसिकली द क्रोकोडाइल्स स्ट्रैटेजी that he made for Golu to drag him down in the water. All right. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer. It hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. उसके बाद क्या होता है, कॉइल्ड मतलब जैसे देखिए आप ब्रांच में उसने अपनी बॉडी को रोल डाउन कर लिया है, बिल्कुल रैप कर लेते हैं वो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ना कि सांप कुंडली मार कर बैठा है. सो दैट इज कॉल्ड कॉइल्ड. ठीक है, वो उस तरीके से अपने बॉडी को क्या करता है, गोलू के स्टमक में गोलू को सपोर्ट देने के लिए और थोड़ा सा उसकी मतलब उसको पुलिंग करने में हेल्प करने के लिए वो क्या करता है, वैसे उसकी बॉडी को रैप कर लेता है अगेंस्ट गोलूज स्टमक. और उसके बाद दोनों मिल के अपनी बॉडी का जोड़ लगाते हैं गोलू को पीछे खींचने में. एंड दे जस्ट पुल हार्डर एंड हार्डर. ठीक है, अब गोलू भी क्या करता है, अपने लेग्स को मड के अंदर डाल लेता है और अपने आप को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है. और इससे क्या होता है, जो गोलू की नाक होती है वो क्रोकोडाइल के तो मुंह में होती है, वो अभी भी उसके ही मुंह में होती है, और वो पीछे की तरफ जो बॉडी को वो खींचता है उससे उसके कारण क्या होती है, उसकी नाक जो है वो स्ट्रेच होती जाती है. और इट केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, वो खिंचती चली जाती है, खिंचती चली जाती है, और खिंचने के कारण से वो काफ़ी लंबी हो जाती है. और अब उसकी नाक का मेजरमेंट कुछ 5 feet लॉन्ग हो जाता है. आफ्टर ईच पुल, आफ्टर ईच मूवमेंट उसकी नाक क्या होती है, ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर. स्ट्रेचिंग का मतलब होता है इलोंगेटिंग, मतलब जैसे एक इलास्टिक को खींचने पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जस्ट द सेम उसकी नाक भी, उसकी नाक ऑलरेडी पहले ही बहुत बल्जी थी. ठीक है, मोटी सी थी नाक, तो वो भी इलोंगेट होने के बाद वैसे इलास्टिक की तरह खिंचती चली जाती है. बट अब लास्ट में क्या होता है, एटलीस्ट वो उसके मुंह से तो फ्री हो जाती है मगर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है. और जिसकी वजह से गोलू बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, दुखी होता है कि अपने नाक के डी शेप को लेकर, उसकी नाक का जो ये जो शेप बिगड़ जाता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है. Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. At the end of the second day, a fly came and
stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose, means the trunk, and with it hit the fly dead. Okay. अब क्या होता है, गोलू उसी जगह पे क्या करता है, बैठ जाता है, लिम्पोपो रिवर के एज पे ही बैठ जाता है। क्या करने के लिए, अपनी नाक को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए और धूप में थोड़ा सुखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी दुखी परेशान होता है कि उसकी नाक ऐसे क्यों हो गई। तो उसको ये उम्मीद होती है कि नाक जब कूल डाउन हो जाएगी और थोड़ी सूख जाएगी धूप में, तो वो वापस से श्रिंक होकर अपने शेप में आ जाएगी और पहले जैसे हो जाएगी। तो इसीलिए वो 2 दिन तक वहीं बैठा रहता है। और अब उसकी नाक का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि उसको उसको क्या करना पड़ता है, एक बनाना लीफ में रैप करके फिर बैठना पड़ता है। वहाँ पे वो ऐसे पेड़ पे टांग सा देता है, ठीक है, उसको फिर टांग के बैठा रहता है वहाँ पे। 2 दिन बीत जाते हैं इस तरीके से। नाक उसकी सूख तो जाती है और कूल डाउन भी हो जाती है, मगर इट डिडेंट श्रिंक, वापस से शेप में नहीं आती, जिससे गोलू और ज़्यादा परेशान होता है। और फिर उसके बाद जब एंड ऑफ द सेकेंड डे होता है, उसी दौरान जो दूसरा दिन का जो एंड होता है, उस टाइम पे उसी दिन एक फ्लाई आकर, यानी कि एक मक्खी आकर उसके शोल्डर पे बैठती है और वो स्टंग करती है। स्टंग मतलब जैसे हम जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज या फ्लाइज होते हैं, वो अपने आगे के 2 एंटीनाज को हमारे स्किन के अंदर जस्ट डाल देते हैं और सक करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बैठती है, ठीक है। और उसके बाद गोलू क्या करता है, अपनी ट्रंक को अपनी शोल्डर पे उठा के मारता है और झपाटा मार के उस मक्खी को मार देता है। ही जस्ट मेक दैट फ्लाई डेड। ओके। तो उसके बाद जो पाइथन उसके पास ही में बैठा होता है, वो उसको कुछ फ़ायदे बताता है, क्योंकि गोलू तो बहुत डिसअपॉइंटेड है ना, तो इसीलिए उसको उसके ट्रंक से होने वाले कुछ फ़ायदे गिनवाता है। सो लाइक फर्स्ट द पाइथन सेड, एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन, You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. Okay. उसके बाद बोलता है पाइथन कि क्या तुम ये अपने छोटे नाक से कर सकते थे, ये जो तुमने अभी अभी इस फ्लाई को इतने इजीली अपने ट्रंक की सहायता से मार दिया, तो क्या तुम ऐसा अपने छोटे पहले वाले नाक से कर सकते थे? नहीं ना। सो देखो, दिस इज़ द एडवांटेज नंबर 1, दैट यू कैन हिट एनीथिंग हु सिट ऑन योर बॉडी, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा इंसेक्ट या कुछ भी तुम्हारे बॉडी पे कहीं पे बैठता है, तो यू जस्ट कैन हिट इट डाउन एंड जस्ट मेक इट डेड। देन द नेक्स्ट पाइथन कहता है कि क्यों ना अब तुम कुछ खाने का ट्राई करो, जस्ट ट्राई एंड ईट समथिंग। सो गोलू क्या करता है, अपने ट्रंक से एक बंडल ऑफ ग्रास को प्लक्ट करता है, मीन्स ऐसे मिट्टी से उखाड़ के निकाल लेता है और डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 लेग्स। उसको अपने 4 लेग्स, अपने सामने वाले जो 2 लेग्स हैं उसके सामने लाता है और उसको स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। आपने देखा ही होगा एलिफेंट्स को खाते हुए कैसे वो अपने ट्रंक से चीज़ों को लिफ्ट करते हैं और फिर उसको राउंड घुमा के ऊपर तक लेकर आते हैं अपने मुंह के पास, और फिर अंदर होता है उनका मुंह, फिर उसको अपने मुंह के अंदर डालते हैं। तो उसी सेम जेस्चर के साथ गोलू ने क्या किया, उस बंडल ऑफ ग्रास को अपने मुंह के अंदर डाला। Advantage number 2, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his body. Advantage number 3, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I'll remember all this and now I'll go back to my family. ओके, तो उसके बाद एडवांटेज नंबर 2 बताता है पाइथन कि देखो, तुम ये भी नहीं कर सकते थे, तुम अपनी छोटी नाक से क्या कुछ चीज़ उठाकर खा सकते थे? नहीं खा सकते थे ना। देखो, फ़ायदा हुआ ना फिर तुम्हें। फिर बोलता है पाइथन कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि द सन इज़ टू हॉट टुडे? डोंट यू थिंक इट्स टू हॉट टुडे? सो व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई टू टेक अ बाथ विद द हेल्प ऑफ योर ट्रंक? तो फिर गोलू जाता है रिवर में, रिवर के किनारे तो वो बैठा ही होता है, तो वो रिवर के अंदर जाता है और वहीं से रिवर का जो सैंडी मडी एरिया होता है, वहाँ से स्कूप अप करता है मड, खूब सारा मड अपने ट्रंक की मदद से उठाता है और वो उसको अपने बैक पे मारता है और फिर उसको अच्छे से स्लैप करता है, मतलब काफ़ी देर तक उसको रगड़ के और थपकी दे दे के जैसे एलिफेंट्स अपने ट्रंक की सहायता से खूब अच्छे से मस्ती करते हुए नहाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
कि एलिफेंट्स एन्जॉय देयर बाथिंग टाइम लिटरली। वो एकदम बेबीज़ की तरह, बच्चों की तरह नहाते हैं, खूब देर तक अपनी बॉडी को सैंड से या मड से ऐसे रबिंग करते हुए, स्क्रबिंग करते हुए वो नहाते हैं। या तो वो खुद करते हैं अपने ट्रंक की सहायता से, या तो उनका केयर टेकर करके देता है, बट वो पानी खूब अच्छे से छिड़कते हैं। दे डोंट नीड एनी शावर, एनी आर्टिफिशियल शावर, दे हैव द नेचुरल शावर इनबिल्ट इन देयर ट्रंक। तो गोलू एन्जॉयड हिज बाथिंग टाइम इन द वाटर इनसाइड द रिवर। उसके बाद पाइथन फिर से बोलता है, देखो सी दिस इज़ द एडवांटेज नंबर 3 विच यू कुडंट हैव डन विथ योर स्मॉल नोज। उसके बाद गोलू ये सारी चीज़ें समझता है और रियलाइज़ करता है, एंड एट लास्ट ही वॉज फीलिंग वेरी प्लीज्ड एंड ग्रेटफुल, एंड ही जस्ट थैंक्ड मिस्टर पाइथन को। वो थैंक यू करता है बहुत ग्रेटफुली, कृतज्ञता के साथ, थैंकफुली उसको थैंक यू बोलता है, और वो बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें याद रखूँगा, एंड नाउ फाइनली आई विल गो बैक टू माई फैमिली वंस अगेन। सो हियर द स्टोरी एंड्स, and this story is beautifully written by the very famous writer Mr. Rudyard Kipling. So, students, I have explained the story once again in this video. Hope you all have enjoyed and understood the story and had a great fun with me throughout the video. So, this is all in today's class. It's time to say a goodbye to all of you. I will be back soon with the next chapter. Till then, just take care and many thanks for watching.